Okay, ji, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So, in the last class, we did supply side policy. Okay. और थोड़ा सा पहले हम पुराना रिकैप करते हैं बिकॉज आज हमें जो है वो सारा जितना हमने पढ़ा है उसको मिला जुला के आज हम काम करेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास है इन्फ्लेशन के चैप्टर की। इन्फ्लेशन का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह का हो चुका है हमारा। कल थर्सडे है 10 से 11। फ्राइडे को 10 से 11 वी विल हैव एक्स्ट्रा क्लास जिसके अंदर हम लोग जो है वो इस इन्फ्लेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो आई होप कोई भी स्किप नहीं करेगा। प्लस सैटरडे को भी एक एक क्लास लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड योर ग्रेट, बिकॉज माई नेम इज एसोसिएटेड विद यू गाइस। सो मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी नहीं होगी। जो बच्चा क्लासेस स्किप कर रहा है मैं वापस बता रहा हूँ उसका अपना नुकसान है। इट्स नन ऑफ माई लॉस। आपका अपना लॉस है, आपके माँ बाप का लॉस है, आपका टाइम, आपके पैसे, हर चीज़ ज़ाया होगी। रिमेंबर माई वर्ड्स, इट्स नॉट ओ लेवल्स के वो निकाल देगा, इट्स ए लेवल्स। इधर यू गेट एन ए और यू गेट एन यू। ओके, चलो आओ शुरू करते हैं। तो यार लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से और एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। इन्फ्लेशन या तो आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने की वजह से या तो इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की वजह से। सर एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। याद है आपको? सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से और एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। ऐसा ही है। तो सर एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने को कहते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। याद है आपको? डू यू गाइस रिमेंबर? तो जरा मुझे बताओ एक बात, एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने को हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऐसा ही है। तो सर अगर हमें इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना। तो सर एग्रीगेटेड डिमांड को कम करने के लिए जो हम पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं उस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं डिमांड साइड पॉलिसी, जिसमें हमने दो पॉलिसी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी फिस्कल पॉलिसी और एक हमने पढ़ी थी मॉनेटरी पॉलिसी। सर अगर हम चाहते हैं कि हम इस एग्रीगेटेड सप्लाई के मसले को हल करें तो हमने यूज़ करी थी बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, आपके सामने लिखी हुई भी है, राइट? सर सप्लाई साइड पॉलिसी का एम होगा शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना या लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो यू विल यूज दीज 6 टूल्स। अगर लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो दैट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो ये वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी। सर लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ाने का फायदा क्या है कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर, राइट? सर सप्लाई साइड पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यस, इट्स कॉस्टली, इट्स इनएक्यूरेट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड द इफेक्ट वुड बी इन लॉन्ग टर्म। ओके, सही? इज इट क्लियर गाइस? शुड आई प्रोसीड फर्दर? तो भाई चले आए शुरू करते हैं। देखो अब मैं इधर तीन चीजें लिख रहा हूँ। एक मैंने लिख दिया इन्फ्लेशन, एक मैंने लिख दिया डिफ्लेशन, एक मैंने लिख दिया डिसइंफ्लेशन। ठीक है, एक लिख दिया इन्फ्लेशन, एक लिख दिया डिफ्लेशन और एक लिख दिया डिसइंफ्लेशन। सर आपको तो मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस का बढ़ना। सर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? बेटा इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस का बढ़ना। तो मैं लिख दूं इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस का बढ़ना। सर डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ताई, सस्ताई मतलब प्राइस का कम होना, जो कि दुनिया में कभी भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कभी भी डिफ्लेशन नहीं आई है, इट्स जस्ट अ बुकिश बुकिश थिंग। सर डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का कम होना यानी कि सस्ताई, जब प्राइस लेवल नेगेटिव में चले जाए।
जब प्राइस लेवल किस में चले जाए, नेगेटिव में चली जाए। ऐसा ही है सर। डिसइंफ्लेशन का मतलब है महंगाई अब भी है लेकिन महंगाई का रेट स्लो हो गया। तो मैं इधर लिख दूं प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्या लिख रहा हूं, प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। महंगाई अब भी है, सर डिसइंफ्लेशन का मतलब है प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया। सर पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ ईयर 0, इधर मैं लिख रहा हूँ ईयर 1, इधर मैं लिख रहा हूँ ईयर 2, ये हो गया ईयर 3, ये हो गया ईयर 4, ये हो गया ईयर 5 और ये हो गया ईयर 6। ओके, 100%, 110%, 115%, 108%, 103%, 122%, -97%। सर ये मैंने 6 ईयर्स के इन्फ्लेशन रेट लिखे हैं, मैंने 6 साल के डिफरेंट महंगाई के रेट्स लिख दिए। मैंने 6 ईयर्स के इन्फ्लेशन रेट लिखे हैं, ठीक है। सही। अब मेरी बात सुनो, जरा मुझे सिर्फ इतना बता दो बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना यानी कि महंगाई। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का कम होना यानी कि सस्ताई। मतलब जब प्राइस लेवल नेगेटिव में चले जाए इसका मतलब है मुल्क में डिफ्लेशन आ गई है, जो कि कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया। सर डिसइंफ्लेशन का मतलब है प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया है। सही। अब मेरी बात सुनो गौर से। एक चीज होती है बेस ईयर, एक चीज होती है बेस ईयर। वो बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे आप कंपेयर करते हो। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको, ये आप खुद सॉल्व कर दोगे इंशाल्लाह। देखो भाई, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर पेट्रोल चल रहा है 200 रुपीज का। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर पेट्रोल चल रहा है 200 रुपीज का। हम क्या अज्यूम करें बेटा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दुनिया में पेट्रोल चल रहा है 200 रुपीज का। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस पहले 200 से 210 हुई, फिर 240 हुई, फिर 280 हुई, फिर 320 हुई। तो कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ रही है, 220, 240, 260, 280, 320। इसका मतलब है मुल्क में महंगाई चल रही है, मुल्क में क्या है, इन्फ्लेशन है। सर इसके बाद प्राइस 320 के बाद रिवर्स आना शुरू हो गई, 320 से हो गई 310, 310 से हो गई 302, 302 से पीछे आई 296 हुई, 296 से 284 हो गई, पीछे आती रही। सर इसको बोलेंगे डिसइंफ्लेशन। अगर मैं ईयर 0 से कंपेयर करूं ना, अगर मैं ईयर 0 से कंपेयर करूं तो मुल्क में अभी भी महंगाई है, प्राइस लेवल तो अभी भी बढ़ रहा है, परसेंटेज स्लो हो गई है। क्या हो गई है, परसेंटेज स्लो हो गई है। अगर मैं इसको बेस ईयर से कंपेयर करूं तो प्राइस लेवल तो अब भी बढ़ रहा है लेकिन परसेंटेज स्लो हो गई है। तो सर डिफ्लेशन कब आएगी, जब पेट्रोल दुनिया में 200 का चल रहा है ना, हमें 150 का मिले तो इसका मतलब है मुल्क में डिफ्लेशन आ गई है, प्राइसेस नेगेटिव में चली गई है। जैसे कोविड के वक्त पेट्रोल की प्राइस, हम ये नहीं बोलेंगे कि मुल्क में डिफ्लेशन थी, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जब कोविड का वक्त था तो पेट्रोल की प्राइस कम हो गई थी। मतलब पेट्रोल एक ऐसा आइटम था जो नेगेटिव में बिक रहा था क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं थी, ठीक है। तो सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का कम होना, यानी कि जब प्राइस नेगेटिव में चले जाना तो डिफ्लेशन है। सर डिसइंफ्लेशन तब होगी जब प्राइस बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया है। तो if I compare these 6 years, if I compare these 6 years,
सो इन द लास्ट ईयर देयर इज डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन में प्राइस लेवल नेगेटिव में चले जाता है। अब आप मुझे ईयर जीरो को ईयर वन से, ईयर वन को ईयर टू से, ईयर टू को ईयर थ्री से, ईयर थ्री को फोर से, ईयर फोर को फाइव से, ईयर फाइव को सिक्स से, इनसे कंपेयर करके दो और फिर मुझे बताओ क्या हो रहा है। हाँ जी बताएं मुझे, कौन से साल में क्या है, कौन से साल में क्या नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मैं एक एक साल को कंपेयर करके आपको सिखा दूंगा वीआईपी, डोंट वरी, ओके। सर अगर मैं ईयर वन, ईयर जीरो और ईयर वन को कंपेयर करूं, अगर मैं ईयर जीरो और ईयर वन को कंपेयर करूं तो सीधी सीधी मुझे दिख रहा है कि मुल्क के अंदर आ गई है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, मतलब प्राइस लेवल सीधा सीधा बढ़ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से। कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से, ऐसा ही है। तो अगर मैं ईयर जीरो को ईयर वन से कंपेयर करूं तो मुल्क में क्या आ रही है भाई? मुल्क में महंगाई आ रही है, मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं ईयर वन को ईयर टू से कंपेयर करूं तो इस साल भी मुल्क में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल अब भी बढ़ रहा है। कितने परसेंट से? 5% से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं ईयर टू और ईयर थ्री को कंपेयर करूं तो देखो बेटा, वैल्यू प्राइस अब भी बढ़ रही होगी लेकिन रेट स्लो हो गया। बेटा रेट नेगेटिव में नहीं गया, रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट स्लो हो गया है, प्राइस अब भी बढ़ रही है। तो अब बताओ ईयर थ्री के अंदर क्या है बेटा? ईयर थ्री के अंदर है डिसइंफ्लेशन। ईयर थ्री के अंदर क्या है? ईयर थ्री के अंदर है डिसइंफ्लेशन, मतलब प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट हो गया है या फिर रेट स्लो हो गया है, सही। सर अगर मैं ईयर थ्री और ईयर फोर को कंपेयर करूं तो अभी भी डिसइंफ्लेशन है, प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया है, सही। अगर मैं ईयर फोर और फाइव को कंपेयर करूं तो 103 के बाद प्राइस लेवल 122 पे चला गया। तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। तो प्राइस के बढ़ने को, प्राइस भी बढ़ रही है और रेट भी बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई है। तो सर कितने परसेंट से रेट बढ़ा? 19% से, ऐसा ही है। सर अगर मैं ईयर फाइव और सिक्स को कंपेयर करूं तो ईयर सिक्स के अंदर, आखिरी साल के अंदर मुल्क के अंदर डिफ्लेशन आ गई। मुल्क के अंदर क्या आ गई भाई? मुल्क के अंदर डिफ्लेशन आ गई, यानी कि प्राइस लेवल नेगेटिव में चला गया। हाँ जी क्लियर है ये? बेटा ये क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट थिंग की तरफ जाऊं। तो सर डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस का कम होना, डिसइंफ्लेशन का मतलब है प्राइस अब भी बढ़ी है लेकिन रेट स्लो हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, यानी कि महंगाई। ये जो मैंने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये आपको क्लियर है बेटा? ये एमसीक्यू के अंदर आता है, इज इट क्लियर? क्लियर, ओके। चले आगे चले। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको लास्ट थिंग करा रहा हूँ, मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए होगा, चले। बेटा सब अपने अपने चैट बॉक्स अपने पास ओपन रखें, वरना समझ नहीं आएगा इतना अच्छा, ठीक है।
बेटा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिसीज टू डील विद द इशू ऑफ डिफ्लेशन। मुझे बताओ, इन्फ्लेशन आती है प्राइस के बढ़ने से। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, तो डिफ्लेशन का मतलब होगा प्राइस का कम होना। यानी कि जब आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चले जाए तो इट मीन्स के दैट ईयर देयर इज डिफ्लेशन इन द कंट्री। सर डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस का कम होना, यानी कि जब आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चले जाए तो इट मीन्स आपके मुल्क के अंदर क्या है, आपके मुल्क के अंदर डिफ्लेशन है। बेटा मुझे ये बताओ इन्फ्लेशन आती थी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। सर इन्फ्लेशन आती थी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से, डिफ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस प्राइस के कम होने के पीछे रीजन था एग्रीगेटेड डिमांड का कम होना। सर इस प्राइस के कम होने के पीछे रीजन है एग्रीगेटेड डिमांड का कम होना। इसका मतलब है डिफ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन आती थी एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से, तो डिफ्लेशन आएगी एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस डिफ्लेशन के मसले को हल करे तो गवर्नमेंट का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगी, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या बोला भाई? जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी एक लड़की का सवाल आया है, डिफ्लेशन में प्राइस तो कम हो रही है तो अच्छी बात है, इसको क्यों चेंज करना है? भाई अगर मुल्क में डिफ्लेशन होगा तो प्रोड्यूसर का नुकसान है ना, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा। ऐसा ही है। इनडायरेक्ट टैक्स भी कम मिलेगा गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स से भी जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से डिफ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, इकोनॉमी डूबना शुरू हो रही है। तो क्योंकि डिफ्लेशन और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो ये रीजन है कि डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज करती है। जैसे इन्फ्लेशन होता था महंगाई, तो महंगाई को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज करती थी डिमांड साइड सप्लाई साइड। तो डिफ्लेशन को भी सॉल्व करना है, तो डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट यूज करेगा डिमांड साइड पॉलिसी। कौन सी यूज करेगा? डिमांड साइड पॉलिसी। मुझे बता जरा, कौन सी यूज करेगा भाई, कौन सी यूज करेगा? डिमांड साइड पॉलिसी। सर डिमांड साइड पॉलिसी क्यों यूज करेंगे? क्योंकि डिफ्लेशन आई है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से या कम होने से? आपने बोला सर डिफ्लेशन आई है एग्रीगेटेड डिमांड के, डिफ्लेशन आई है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से। तो अगर मैं इस डिफ्लेशन के मसले को हल कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिमांड साइड पॉलिसी यूज कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। अगर मैं डिमांड साइड पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा मकसद होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो अब मुझे एक बात बताओ, डिमांड साइड पॉलिसी में कितनी पॉलिसी है? डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा डिमांड साइड पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। सर हम डिमांड साइड पॉलिसी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मेरा एम है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, तो मैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करूंगा, राइट? जरा आप मुझे ये भी बता दें हाथों हाथ, एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन क्या है? बेटा एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये इक्वेशन है एग्रीगेटेड डिमांड की। हमारा मकसद है एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, तो सी के कम होने से, आई के कम होने से, जी के कम होने से, एक्स के कम होने से और इंपोर्ट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो आपकी कम हो जाती है। ऐसा ही है। तो भाई कंट्री के अंदर पॉलिसी चल रही है कि गवर्नमेंट, कंट्री के अंदर पॉलिसी चल रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेटेड डिमांड बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई और उस पॉलिसी का नाम है डिमांड साइड पॉलिसी, जिसमें दो पॉलिसी हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। सर एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने के पांच रीजन है, कंजम्पशन का कम होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, एक्सपोर्ट्स का कम होना और इंपोर्ट्स का बढ़ना। ऐसा ही है।
अब मैं पहली पॉलिसी फिस्कल शुरू कर रहा हूँ, मॉनेटरी शुरू कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास शायद शॉर्ट हो तो फिर मैं कॉपी करने का टाइम घर पे दूंगा, सही। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिस्कल पॉलिसी। मुझे बताओ, चाहे मैं फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करूं, चाहे मैं मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करूं, मेरा मकसद होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। Either I use fiscal policy or either I use monetary policy, my aim would be to increase aggregated demand। तो बेटा मैं कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? सर चाहे मैं फिस्कल पॉलिसी यूज करूँ चाहे मैं मॉनेटरी पॉलिसी यूज करूँ, मेरा मकसद होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो मुझे बताओ जरा, मैं यूज करूंगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सर मैं कौन सी यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि मेरा मकसद होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। जरा मुझे याद दिला दो, तो फिस्कल पॉलिसी में कितनी टूल्स थी, दो टूल्स थी, ऐसा ही है? सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स थी, कौन कौन सी थी? फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स है, एक है टैक्सेशन और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि सर मैं ऐसा टैक्स के साथ क्या करूं, और ऐसा मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या करूं कि मेरी इनकम जो है वो बढ़ जाए। बताओ मैं टैक्स को क्या करूं, बढ़ाऊं कम करूं? मुझे डिमांड बढ़ानी है, तो मैं टैक्स को बढ़ाऊं कम करूं? टैक्स को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा? टैक्स को कम करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो टैक्स को कम कर दूंगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूंगा। क्या बोला भाई? मेरा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, तो इसलिए मैं टैक्स को रिड्यूस करा दूंगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूंगा, क्योंकि डिफ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से, ऐसा ही है। जरा मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था आपके कोर्स में दो तरीके के टैक्स हैं। आपके कोर्स में दो तरीके के टैक्स हैं, एक है इनकम टैक्स। कितने तरीके के टैक्स हैं, दो? टैक्स दो तरीके के हैं, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। सर टैक्स दो तरीके के हैं, एक है इनकम टैक्स, एक है कॉरपोरेशन टैक्स। जरा मुझे कोई बच्चा याद दिला दे, इनकम टैक्स कहाँ पर लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स कहाँ पर लगता है? कोई दूसरा बच्चा मुझे बता दे कि टैक्स कटने के बाद इनकम का नाम क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट का नाम क्या है? मुझे कोई बच्चा ये बता दे बस। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप मुझे जल्दी से बता दें। बताओ जरा मुझे क्या करूं? टैक्स को मैं कम कर रहा हूं, ऐसा ही है भाई? टैक्स को कम कर रहा हूं, तो आप लोगों से मैंने सवाल ये पूछा था इनकम टैक्स कहां पर लगेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स कहां पर लगेगा? तो आपने मुझे बोला सर इनकम टैक्स वो टैक्स है जो सैलरी पे लगेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगेगा। गुड है बेटा, हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ, बिल्कुल अब मुझे बताओ, टैक्स कम हो रहा है मतलब इनकम टैक्स कम हो रहा है। तो सर इनकम टैक्स कटने के बाद जो इनकम बचेगी उसका नाम था डिस्पोजेबल इनकम। तो इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। क्या बोला भाई मैंने? इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही है? अब मुझे बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा कि डिमांड ज़्यादा है, तो फिर वो प्रोडक्शन को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। तो जरा मुझे बताओ, जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी।
जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो मैं इधर लिखूं ना भाई, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। सर कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। तो भाई आपने बोला है कि सर डिफ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने से, तो हमारा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना, इसलिए मैं कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर रहा हूँ। सर जब टैक्स कटेगा तो जो प्रॉफिट टैक्स कटने के बाद रह जाएंगे उन प्रॉफिट्स को हम लोग कहते हैं रिटेन प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिटेन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा तो रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जब प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ऐसा ही है भाई। और जब री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ जाएंगी, जब जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ही है। तो बताओ, जब कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जॉब ज़्यादा होगी, जिससे इनकम ज़्यादा होगी, जिससे कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा बेटा। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। क्या बोला भाई, कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा तो रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जब रिटेन प्रॉफिट बढ़े तो री इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगी, री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जब री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी जानू, बढ़ जाएगी, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया। अब बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट खर्चा किस फॉर्म में करती है भाई, गवर्नमेंट रोड वगैरह बना देती है, ऐसा ही है। तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है रोड वगैरह की फॉर्म में। तो बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है रोड ज़्यादा बन रहे हैं, जब रोड ज़्यादा बनेंगे तो जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी, जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका मतलब है हमने रोड ज़्यादा बनाए, जब रोड ज़्यादा बनाएंगे तो जॉब ज़्यादा होंगी, जॉब ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी और एग्रीगेटेड डिमांड ज़्यादा होगी, ऐसा ही है। तो अब आप देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से कैसे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ गई। तो यार आप लोगों को याद होगा ज़रा, हमारे गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन से। पहला था प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा था फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ और चौथा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, और पांचवा ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव। तो जरा मुझे इधर देख के बताओ, इधर कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट, कौन सा हो रहा है, मुझे देख के बताओ जरा। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, कौन से के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आपने मुझे बोला कि सर आपने मुझे बोला कि सर वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो चुका है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। सर वो ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव हो गया बेटा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, ऐसा ही है। बताओ जरा मुझे, ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। और बेटा कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है प्राइस स्टेबिलिटी के साथ। सर एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो चुका है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव नहीं हुआ उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। तो इफ यू रिमेंबर, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक नाम भी लिखवाया था कि डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं, मुझे बताओ भाई।
डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं, मैंने आपको नाम भी लिखवाया था और बताया भी था कि डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं। डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। क्यों? क्योंकि एक, उसकी वजह ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी इसलिए क्योंकि एक ही चीज के बहुत सारे सेलर और बायर हैं। तो याद रखना, डिमांड साइड पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है। वो जब भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाएगा दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आई? सर मैंने टैक्स वाले में गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुको। मेरा मकसद है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो सुफियान मैं टैक्स को कम करूंगा, तो इनकम टैक्स को कम करा, कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करा। तो बिल्कुल सही करा है दोस्त। ओके है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी ना, तो इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई सुफियान। और प्राइस स्टेबिलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सर प्राइस स्टेबिलिटी के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप जरा ये समझा दें। मैंने ना, मेरी बात गौर से सुनो भाई। ओ सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, मैंने सही कर दिया। ठीक है, थैंक यू सुफियान। बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। क्योंकि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ओके। अब यार मैंने आपको एक बात बताई थी, आप जरा 2 मिनट लो, मुझे देख के बताओ। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो मैंने आपको ये बात सिखाई है कि आप दो चीजों को हमेशा जिक्र करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत मसला होगा। सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में दो चीजें होंगी। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो एक तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ता रहेगा। सर जब भी एक शॉर्ट एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ता रहेगा। और दूसरा, मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी और जिसका नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन, जिसके अंदर प्राइस कितने से बढ़ती है? थोड़े से। और रियल इनकम बढ़ती है ज्यादा से। ऐसा ही है। और सर जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट और माइल्ड इन्फ्लेशन। और लॉन्ग रन के अंदर कौन सा आएगा बेटा? लॉन्ग रन के अंदर आएगा कौन सा इन्फ्लेशन? लॉन्ग रन के अंदर आएगी हाइपर इन्फ्लेशन। सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर सिर्फ प्राइस बढ़ती है, सिर्फ प्राइस बढ़ती है और रियल इनकम कांस्टेंट होती है। क्या बोला भाई? जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़े ना, तो याद रखना, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही हो। क्या बोला भाई? जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही हो तो दो चीज लाजमी होगी, उसका जिक्र करना मत भूलना। एक तो शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर होगा और लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन होगा। काइंडली मल्टीप्लायर रिकॉल करवाते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब एक बार एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो उससे 3 बार बढ़ती है। 3 बार बढ़ने को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है रिमाइंड करवाएं, तो रिमाइंड करा रहा हूँ। बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब है आउटपुट बढ़ गया। जब आउटपुट बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। सर डिमांड फॉर लेबर बढ़ी तो लेबर शॉर्ट हो जाएगी, लेबर की वेज बढ़ जाएगी। तो जब वेज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, अगेन एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। सर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है मतलब जॉब ज्यादा हो गई है ना, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा रोड वगैरह की फॉर्म में, जिससे फिर वो इनकम जनरेट होगी और ये वाली कहानी वापसी रिपीट हो गई। ठीक हो गया भाई? तो जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में आएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, लॉन्ग रन के अंदर आएगी हाइपर इन्फ्लेशन। सही है। हमेशा याद रखना, डिमांड साइड पॉलिसी एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है, क्योंकि कभी भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा होगा तो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट मारेगा। कैसे? मैं भी करके दिखाता हूँ। लेट सपोज कि इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। बेटा जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गया। लेकिन एक मसला है, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव हुआ वो प्राइस स्टेबिलिटी है, एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो है फुल एम्प्लॉयमेंट।
सही है, तो याद रखना डिमांड साइड पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, क्योंकि जब भी वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाएगी वो दूसरे के साथ लाजमी कॉन्फ्लिक्ट करेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, और बेटा हम डायग्राम तो उसमें बनाएंगे एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में भी बनानी पड़ेगी, तो दो बार बनाने से अच्छा है मैं एक साथ बनाऊंगा। अब आप एक काम करें, आप जल्दी से ये पढ़ दें मुझे, जल्दी से ये पढ़ दें। मादिया बेटा, आपके पास पीडीएफ भी मौजूद है, आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं। बेटा पहला पैराग्राफ मैं हटा रहा हूं, पहला पैराग्राफ मैं हटा रहा हूं। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से दोनों पढ़ लो पैराग्राफ। बेटा ये दोनों पढ़ लो, जब आप पढ़ लो आपको क्लियर हो तो यू गाइस कैन लीव। ठीक है जी, थैंक यू। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ लो आपको क्लियर हो तो यू गाइस कैन लीव। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। ओके जी, जिस जिसको क्लियर है थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।